हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय चौथा है। यहां पर हम लोग कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज के अध्याय में हम लोग कृषि और कृषि से जुड़ी हुई जो विविध गतिविधियां हैं उनके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं इसमें 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो पौधे से लेकर परिष्कृत उत्पाद बनने तक 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पहले प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको प्राथमिक क्रिया या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज कहा जाता है। और देखिए, प्राइमरी एक्टिविटीज के अंतर्गत वो सभी क्रियाएं शामिल हैं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन किया जाता है और उनका निष्कर्षण किया जाता है। जैसे कि खेती करना इसमें शामिल है, बागवानी करना इसमें शामिल है। और प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण का मतलब क्या है? खनन इत्यादि की जो गतिविधियां होती हैं, यानी कि खनिज इत्यादि को निकालना, खनन करना, ये सभी जो गतिविधियां हैं ये सब इसके अंतर्गत ही आती हैं। यानी कृषि, मत्स्यन और संग्रहण या फिर जो खनन गतिविधियां हैं वो इसके अच्छे उदाहरण हैं। इसके अलावा दूसरे प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें द्वितीय क्रियाएं आ जाती हैं। द्वितीय क्रियाओं का मतलब यह है कि जो हमने प्राथमिक क्रियाओं से उत्पाद प्राप्त किए हैं उनको प्रसंस्कृत करके अन्य मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम जो प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त जो उत्पाद हैं, जैसे मान लीजिए हमने प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत गेहूं को उगाया, तो गेहूं को उपजाने के बाद गेहूं को हमने क्या किया, द्वितीय क्रियाओं में ले जाकर हमने गेहूं को पीसकर आटा बनाया और आटे से हमने डबल रोटी या बिस्किट तैयार किया। तो क्या हो गया, गेहूं को हमने जो है प्रसंस्कृत कर दिया। प्रसंस्कृत के बाद गेहूं का मूल्य और ज्यादा बढ़ गया। तो जो हमने डबल रोटी या फिर बिस्किट तैयार किया है वो द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया है कि द्वितीय क्रियाओं में संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित ये होती हैं। जैसे इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। जैसे अयस्क अगर निकालेंगे हम, अगर हम लौह अयस्क निकालेंगे तो वो प्राथमिक क्रियाओं में आ जाएगा। जब हम उसको प्रसंस्कृत करेंगे और इस्पात का विनिर्माण करेंगे तो वो द्वितीय क्रिया में आ जाएगा। ठीक वैसे ही गेहूं अगर हम उपजाएंगे तो गेहूं जो है हमारा प्राथमिक क्रियाओं में आ जाएगा। और गेहूं के आटे को पीसकर अगर हम डबल रोटी बनाएंगे तो ये द्वितीय क्रिया कहलाएगा। कपड़ा बुनने के लिए जो कपास होता है, यानी कपास की अगर हम पैदावार करते हैं, कपास की खेती करते हैं, तो कपास को उगाना जो है प्राथमिक क्रिया है, जबकि कपास से कपड़ा बुनना जो है द्वितीय क्रिया है। इसके बाद तीसरे प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो आ जाती हैं तृतीय क्रियाएं। देखिए, तृतीय क्रियाएं जो है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवाएं देती हैं, तो ये तृतीय क्रियाओं में आ जाती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीय जो क्रियाएं होती हैं उनको यातायात की आवश्यकता पड़ती है, यानी माल लाने ले जाने की आवश्यकता पड़ती है, व्यापार करने की आवश्यकता पड़ती है, बाजार वगैरह चाहिए होता है, बैंकिंग की क्रियाएं आ जाती हैं, बीमा, विज्ञापन, ये सभी तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। इन तृतीय क्रियाएं जो है वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को अपनी सर्विसेज प्रदान करती हैं। अब बात करते हैं कृषि की। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, एग्रीकल्चर एक प्राथमिक क्रिया है और एग्रीकल्चर में फसलों को, फलों को, सब्जियों को, फूलों को उगाना, इसके अलावा इसमें पशुधन पालन, यानी जो हम लोग गाय भैंस ये सब चीजें पालते हैं, ये भी इसमें शामिल हैं। अगर हम वर्तमान विश्व में बात करें तो वर्तमान विश्व में 50% से ज्यादा लोग जो हैं कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। पूरी दुनिया में आज भी 50% से ज्यादा लोग जो कृषि से जुड़ी हुई क्रियाओं में लगे हुए हैं। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में आजादी के 75 साल बाद भी भारत की 2/3 जनसंख्या जो है अब तक एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। एग्रीकल्चर जो है कुछ चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे अनुकूल स्थलाकृति हो, ऐसी जगह हो जहां पर खेती की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एकदम रेगिस्तानी इलाका है, पठार है या फिर पहाड़ का ऊपर वाला हिस्सा है। तो इसलिए अनुकूल स्थलाकृति हो जहां पर उपजाऊ जमीन इत्यादि है, तो वहां पर हम खेती कर सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी इंपॉर्टेंट है, और जलवायु यानी वर्षा इत्यादि होनी चाहिए, नमी वगैरह कैसी है, वहां पर धूप वगैरह कैसी मिल रही, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। ये सब कारक हैं जो कि कृषि को प्रभावित करते हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहा जाता है। जिस भूमि पर हम फसलें उगाते हैं वह कृषिगत भूमि कहलाती है। अब यहां पर एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है। एग्रीकल्चर यानी कृषि, इसमें मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान और कला, ये सब चीजें हैं। इसे खेती भी कहते हैं। ऐसे ही है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब रेशम उत्पादन। तो इसमें रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन शामिल है और ये जो है कृषक की आय में पूरक हो सकता है। सेरीकल्चर भी जो है एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है। पिसीकल्चर का मतलब ये मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन कहां पर होता है? मत्स्य पालन होता है जो तालाब निर्मित किए जाते हैं या पोखर इत्यादि बनाए जाते हैं, वहां पे मत्स्य पालन होता है।
विटीकल्चर का मतलब ये है अंगूरों की खेती, यानी कि हम जो शराब उत्पादन के लिए अंगूर वगैरह जो उगाते हैं, किशमिश इत्यादि बनाने के लिए, या फिर अंगूर से शराब इत्यादि तैयार करने के लिए जो हम अंगूरों की बड़े पैमाने पर खेती करते हैं, वो विटीकल्चर कहलाता है। आगे है फिर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब है उद्यान कृषि। तो हॉर्टिकल्चर में वाणिज्यिक उपयोग के लिए, यानी मार्केट में बेचने के लिए, लार्ज स्केल पर मार्केट में बेचने के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाया जाता है, तो यह हॉर्टिकल्चर कहलाता है। कृषि तंत्र, देखिए कृषि से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों को करने के लिए पूरा का पूरा एक तंत्र बन जाता है। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसमें इनपुट की आवश्यकता भी होती है। ये निवेश के रूप में यहां पर आप बीज बोते हैं, उसमें समय पर जो है खाद वगैरह लगाते हैं, यानी उर्वरक भी डालते हैं, कभी कभी उसमें जो है कीटनाशक वगैरह भी छिड़कते हैं। इसके अलावा मशीनरी इत्यादि की आवश्यकता होती है, और सबसे जरूरी है श्रमिक, यानी खेती करने वाले व्यक्ति की जरूरत होती है। तो ये सब चीजें क्या है, ये इसमें इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। इसके अलावा आप जब फसल को बो देते हैं, जुताई भी करनी पड़ती है खेत की, आपको सिंचाई भी करनी पड़ती है। निराई का मतलब जो फसल के आसपास जो खरपतवार वगैरह उग आती है उसको हटाना भी पड़ता है, और बाद में जब फसल पक जाती है उसकी कटाई भी करनी पड़ती है। तो ये कुछ संक्रियाएं हैं जो कि खेती के दौरान करनी पड़ती हैं। और इस तंत्र के निर्गत, यानी निर्गत का मतलब आउटपुट, यानी खेती के आउटपुट क्या क्या है, इसके अंतर्गत जो भी हम फसल उगाते हैं फसल प्राप्त होती है। इसके अलावा जो भी हम पशुपालन इत्यादि करते हैं उससे हमें भेड़ इत्यादि से ऊन प्राप्त होती है। डेयरी इत्यादि, यानी अगर हमने दुग्ध पालने वाले पशु पालने हैं तो डेयरी इत्यादि का हमें सामान प्राप्त होता है। कुक्कुट उत्पाद, ये सब उत्पाद इसके हमें प्राप्त होते हैं। आगे यहां पर कृषि के प्रकार बताए गए हैं कि कितने प्रकार की खेती होती है। तो देखिए, भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर जो एग्रीकल्चर है इसको दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला प्रकार है निर्वाह कृषि। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि निर्वाह का मतलब क्या है, केवल जीवन निर्वहन के लिए किस कृषि यहां पर हो रही है, कोई वाणिज्यिक उपयोग के लिए या फिर कह सकते हैं फसलों को मार्केट में बेचने के लिए यहां पर खेती नहीं हो रही है, केवल अपना जीवन निर्वाह करने के लिए यहां पर खेती हो रही है। तो यहां पर वही चीज बताई गई है कि इस प्रकार की जो खेती है ये कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। यानी यहां पर जो मेजर कंसर्न रहता है वो कंसर्न ये रहता है कि कैसे भी करके जो परिवार है उसकी आवश्यकताएं पूरी हो, केवल और केवल परिवार की जो खाद्य जरूरतें हैं वो पूरी करने के लिए खेती की जाती है। इसमें जो है निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, यानी इसमें बहुत ज्यादा उच्च प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं होता है, निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी होती है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बैल इत्यादि से यहाँ पर जुताई की जाती है, इसमें ट्रैक्टर या बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होता है, और जो परिवार के सदस्य हैं वही आपस में मिलकर खेती का काम करते हैं, कोई बाहर से मजदूर वगैरह इसमें नहीं लगाए जाते हैं। निर्वाह कृषि को फिर से हमने पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया है। यानी जो आपकी निर्वाह कृषि है, निर्वाह कृषि भी जो है गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में डिवाइड की गई है। अब देखिए, सबसे पहले जानते हैं गहन निर्वाह कृषि। देखिए, गहन निर्वाह कृषि में किसान जो है एक छोटे भूखंड पर अपने जो साधारण औजार हैं इनसे और अधिक श्रम से खेती करता है। यानी कि गहन निर्वाह कृषि में ये है कि जो भूखंड उसे प्राप्त है उससे ये कोशिश करता है कि उस भूखंड से वो 2 से 3 फसलें साल में प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार की जो खेती होती है वो गहन निर्वाह कृषि कहलाती है। और इस खेती की जो है चावल मुख्य फसल होती है, जबकि अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन उपजाए जाते हैं। गहन निर्वाह कृषि उन इलाकों में की जाती है जहां पर जनसंख्या सघन है। तो जैसे दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया जहां पर जनसंख्या काफी ज्यादा सघन है, तो वहां पर खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो ये मानसूनी प्रदेश हैं सारे जहां पर यह गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। अब आ जाती है आदिम निर्वाह कृषि। देखिए, आदिम निर्वाह जो कृषि है उसमें उसके भी 2 प्रकार हैं। इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। स्थानांतरित कृषि को जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि जो है ये जनजातियों में काफी ज्यादा प्रचलित है, यानी ऐसे लोग जो कि जंगलों में सदियों से रहते आ रहे हैं, तो उनमें ये कृषि की जो विधा है, पद्धति है, वो आज भी प्रचलन में है। तो अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में ये काफी ज्यादा प्रचलित है। स्थानांतरित कृषि के बारे में हमने आपको बता चुके हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जंगल के जो एक हिस्से में वृक्ष वगैरह लगे होते हैं उनको काट दिया जाता है, काटकर उन्हें जलाकर भूखंड को साफ कर लेते हैं, और जो राख बचती है उस राख को उस मिट्टी में मिला देते हैं ताकि मिट्टी और ज्यादा उपजाऊ हो जाए। इस भूमि पर वो तब तक खेती करते हैं जब तक इसकी उर्वरता बनी रहती है। जैसी इसकी उर्वरता समाप्त हो जाती है, इस भूखंड को छोड़ दिया जाता है और ये लोग नए स्थान पर चले जाते हैं और वहां पर यही प्रोसेस दोहराते हैं। तो इस वजह से इस खेती को जो है स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को जो है जूम खेती भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको जो है कर्तन एवं दहन स्लैश एंड बर्न खेती के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये नाम पूछा गया है
कि स्थानांतरित कृषि को किसके नाम से और जानते हैं? कर्तन एवं दहन के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर पूर्वी भारत में इसको जूम खेती या जूमिंग कहा जाता है, मैक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है, ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है और मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पीसीएस परीक्षा में ये पूछा भी गया है, तो आपको पता होना चाहिए। अब है आपका चलवासी पशुचारण। देखिए चलवासी पशुचारण से नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यहां पर लोग ऋतुओं के अनुसार पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और खाद्यान्न के लिए ले जाते हैं, तो इसी वजह से यहां पर ये चलवासी पशुचारण है। तो ये उन इलाकों में होता है जहां पर विषम परिस्थितियां होती हैं, यानी ऐसे इलाके जहां पर जो है बहुत कम फसलें वगैरह उगती हैं, बहुत कम जो है हरियाली होती है, उन इलाकों के लोग जो है ऋतुओं के अनुसार अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे कि पश्चिमी राजस्थान रीजन है, जम्मू कश्मीर रीजन है, तो यहां पर यह चलवासी पशुचारण प्रचलित है। तो यहां पे वही चीज बताई गई है कि यहां इस प्रकार की जो खेती है इसमें पशुचारक जो हैं ये अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं, यानी सीजनल। कभी कभी एक सीजन में क्या है, राजस्थान के इलाकों में जब हरी घास इत्यादि या हरे पेड़ नहीं उगते हैं, उस समय ये लोग जो है एमपी साइड में या फिर ऐसे इलाके जहां पर बहुत ज्यादा हरियाली वगैरह होती है वहां पर ये चले जाते हैं। इस प्रकार की जो गतिविधि है ये जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। जलवायविक बाधा का मतलब जैसे जैसे सीजन चेंज होता है, कुछ कुछ सीजनों में कुछ कुछ इलाकों में पेड़ पौधे बहुत कम उगते हैं, तो उस दौरान ये लोग पलायन करते हैं। पशुचारक जो है मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक या फिर बकरियां पालते हैं और उनके जो भी उत्पाद वगैरह हैं उनको खुद इस्तेमाल करते हैं और उनको बाजार में भी बेचते हैं। अब देखिए यहां पर नोट के रूप में जैविक कृषि के बारे में बताया गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये और आजकल काफी ज्यादा प्रचलन में भी है। जैविक कृषि का जो कॉन्सेप्ट है ये तब निकल कर आया जब हरित क्रांति के बाद आप देखा गया कि पैदावार के लिए, खेती की जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए लगातार उर्वरक या फिर कीटनाशक इत्यादि या फिर अन्य फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। तो उस समय तो उत्पादन बढ़ गया, लेकिन बाद के समय में इसके दूरगामी प्रभाव भी पड़े, खास करके फसलों पर, मानव के शरीर पर। तो बाद में इस प्रकार की डिमांड की जाने लगी कि खेती में हमें इस प्रकार से फसलें उगानी है जिसमें हम कोई हानिकारक जो केमिकल इत्यादि है उसका इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पर जैविक कृषि का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। तो इस प्रकार की खेती में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद का मतलब जो पशुओं के गोबर इत्यादि से बनी खाद है या फिर जो पेड़ पौधों को सड़ा गलाकर जो खाद बनाई जाती है उस जैविक खाद का, और जो प्राकृतिक पीड़कनाशी है इसका उपयोग इसमें किया जाता है। ये किसी भी प्रकार के जो रसायन है उनका इस्तेमाल इसमें नहीं होता है, सब कुछ नेचुरल चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। और यहाँ पर फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो बीज होते हैं उनका इस्तेमाल हरित क्रांति के दौरान किया गया था, जबकि जैविक कृषि में कोई भी आनुवंशिक रूपांतरित बीज इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। अब है आपकी वाणिज्यिक कृषि यानी कॉमर्शियल फार्मिंग। देखिए इसमें फसल उत्पादन और जो पशुपालन है ये बाजार की जरूरतों के अकॉर्डिंग किया जाता है, ये बाजार में विक्रय हेतु इनका उत्पादन किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र यानी इनका जो एग्रीकल्चर लैंड होती है काफी ज्यादा बड़ी होती है और इसमें अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर जो अधिकांश कार्य है वो मजदूरों के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि इसमें शामिल है। तो यहाँ पर वाणिज्यिक अनाज कृषि की बात हो रही है। देखिए वाणिज्यिक अनाज कृषि में जो फसलें हैं वो वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का जो है सामान्य रूप से उगाई जाने वाली इसमें फसलें हैं। ये खेती जो है वहां पर की जाती है जहां पर जमीन के बहुत बड़े क्षेत्रफल उपलब्ध हों। जैसे उत्तर अमेरिका में जो बड़े बड़े खेती के भूखंड हैं, 500-500 एकड़, 1000 एकड़ के भूखंड हैं, तो वहां पर इस तरह की खेती की जाती है। तो उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के जो शीतोष्ण घाट मैदान है ये वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। देखिए इन इलाकों में दिक्कत क्या है कि ये सभी इलाके जो है शीतोष्ण कटिबंध में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अत्यधिक ठंड जो है ये वर्धन काल को बाधित करती है। इसी वजह से यहाँ पर केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। तो यहाँ पर केवल या तो मक्के की खेती की जाती है पूरे खेत में या फिर गेहूं की खेती की जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर तक आपको केवल एक ही फसल देखने को मिलेगी, जैसा कि आप वहां पर इमेज में देख भी पा रहे हैं। अगली है यहाँ पे मिश्रित कृषि। देखिए मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने
और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यानी इसमें भोजन की फसलें भी उगाई जाती हैं, चारे की फसलें भी उगाई जाती हैं और साथ ही साथ पशुधन का पालन भी किया जाता है। इस प्रकार की जो खेती है ये यूरोप में, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में काफी प्रचलन में है। आगे है यहां पर रोपड़ कृषि, ये प्लांटेशंस फार्मिंग। देखिए रोपड़ कृषि में कुछ फसलों को रोप कर उनकी खेती की जाती है, जैसे इसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला या फिर कपास की एकल फसल, सिंगल फसल रोपकर उगाई जाती है, इसलिए इसको रोपड़ कृषि कहा जाता है। इसमें भी जो है बड़े पैमाने पर श्रम की और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें एक खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी हम फसल उगा रहे हैं, एकल फसल में जो उगा रहे हैं, उसका प्रसंस्करण खेतों पर ही या फिर खेतों के निकट कारखाना लगाकर किया जा सकता है। ये जो खेती है, इस खेती में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, क्योंकि जो भी खेती से मिलने वाले उत्पाद हैं उनको तुरंत प्रसंस्कृत करने की आवश्यकता होती है, इसलिए परिवहन जाल यहाँ पर मस्ट है। रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र जो है विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे मलेशिया में रबड़ के बागान, ब्राजील में कहवा के बागान और भारत और श्रीलंका में चाय के बागान इसके कुछ उदाहरण हैं। अब आगे यहां पर मुख्य फसलों की बात की गई है, तो यहां पर मुख्य फसलों में आपके गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा आ जाते हैं, जो कि मुख्य खाद्य फसलें हैं। इसके अलावा जूट और कपास जो हैं रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा जो है ये मुख्य पेय फसलें हैं। तो बारी बारी से हम इन सब के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चावल की। देखिए चावल जो है ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल चावल है। चावल जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध के बारे में आप जानते होंगे। देखिए ये आपकी इक्वेटर लाइन है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा कहा जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश से लेकर ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिणी, इनके बीच का जो क्षेत्र है ये उपोष्णकटिबंध कहलाता है। और इक्वेटर लाइन के ऊपर 10 डिग्री उत्तरी, 10 डिग्री दक्षिणी के बीच का क्षेत्र जो है उष्णकटिबंध कहलाता है। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। चावल के लिए बताया गया कि चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल जो है चीका युक्त जलोढ़ मृदा, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, उसमें सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन जो है चावल की पैदावार के मामले में पहले स्थान पर आता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर भारत आता है, थर्ड पर बांग्लादेश, चौथे पर इंडोनेशिया और पांचवें पर वियतनाम का स्थान आता है। तो आपको केवल यहां पर 3 ही याद रखने हैं। एक तो पहला कौन सा है, पहला चीन है, सेकंड नंबर पर भारत है और थर्ड नंबर पर बांग्लादेश है। यहां पर यह बताया गया है कि कुछ अनुकूल जलवायु दशाओं की स्थिति में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर एक वर्ष में 2 से 3 फसलें चावल की उगाई जाती हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, तमिलनाडु है। यहां पर साल में चावल की 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं, जैसे ओस शरदकालीन फसल है, अमन शीतकालीन है और बोरो जो है ग्रीष्मकालीन है। तो ये पश्चिम बंगाल में उत्पादित चावल की 3 फसलें हैं, ओस, अमन और बोरो। देखिए ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है। नाम बकायदा पूछे जाते हैं कि पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं। तो ओस, अमन और बोरो ये पश्चिम बंगाल में उत्पादित चावल की 3 मुख्य फसलें हैं। ओस जो है शरदकालीन ऋतु में बोई जाती है, अमन शीतकालीन में और बोरो जो है ग्रीष्मकाल में। तो आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है। इसके बाद बात करते हैं गेहूं की। देखिए गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान, वर्धन काल का मतलब जिस समय इसकी वृद्धि हो रही होती है उस समय मध्यम तापमान चाहिए होता है, मध्यम तापमान और वर्षा। और शस्य कर्तन यानी जिस समय फसल की कटाई करते हैं उस समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो आपने देखा होगा गेहूं की जो बुवाई होती है वो जब हल्की हल्की सर्दियां पड़ रही होती हैं उस समय इसकी बुवाई होती है। और कटाई कब होती है, जब एकदम गर्मी की स्टार्टिंग हो जाती है, गर्मी खूब पड़ने लगती है, उस समय इसकी कटाई होती है। इसका विकास जो है सुअपभावित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से विकास होता है। गेहूं जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में गेहूं की जो फसल है ये शीत ऋतु में उगाई जाती है। मिलेट्स, देखिए मिलेट्स जो है ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इनमें पोषक तत्व तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। मिलेट्स की खास बात यह है कि ये कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी में भी उगाए जा सकते हैं। यानी इनको उपजाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें उपजाऊ जमीन या बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी में भी इन्हें उगा सकते हैं। ये ऐसी फसल है जिसे हम कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान
और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी ये भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं। इसके अलावा नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं जहां पर मिलेट्स की खेती की जाती है। अब है आपकी मक्का। देखिए, मक्का के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे भी सुअपवाहित उपजाऊ मृदा, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें जल रुके ना, सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का जो है उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में ये उगाई जाती है। कपास। देखिए, कपास काफी इंपॉर्टेंट है। कपास के बारे में यहां पर कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए, कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, यानी इसके लिए बहुत ज्यादा वर्षा नहीं चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, और 200 से लेकर 210 पाला रहित दिन होने चाहिए, और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब ये 6 से 7 महीने का टाइम ऐसा रहे जहां पर पाला ना पड़े, खूब तेज धूप पड़े, तो ऐसे टाइम में कपास की वृद्धि होती है। कपास जो है काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। भारत में जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार रीजन इसके लिए अनुकूल है क्योंकि वहां पर काली मिट्टी भी पाई जाती है। इसके अलावा वहां पर तापमान भी उच्च रहता है, वर्षा भी हल्की होती है, और 200 से लेकर 210 पाला रहित दिन भी वहां मिल जाते हैं। इसलिए भारत में जो दक्कन रीजन है, दक्कन का पठार, महाराष्ट्र वाला रीजन है, महाराष्ट्र गुजरात रीजन है, वहां पर कपास की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। चीन, भारत, यूएसए, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र जो है ये कपास के अग्रणी उत्पादक देश हैं। कपास जो है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल भी है। पटसन। देखिए, पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है, और यह जो है जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। यानी ऐसी मृदा जिसमें पानी भरा रहे तो उस मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे जो है उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। पटसन की जो फसल है, जूट की जो फसल है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश जो है ये जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। अब है आपकी कॉफी। देखिए, कॉफी के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। यानी कि पहली कंडीशन ये है गर्म और आर्द्र जलवायु हो, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जहां पर गर्मी भी खूब मिले और बारिश भी खूब ज्यादा हो, और साथ ही साथ कंडीशन यहां पर यह भी दे रखी है कि सुअपवाहित दोमट मृदा हो, ऐसी मिट्टी हो जिसमें पानी रुके ना, पानी बहकर निकल जाए। इस पर फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि पर्वतीय ढाल पर इसका जो पेड़ होता है, इसकी पेड़ की जड़ों में पानी भरा नहीं रहता है, पानी बहकर निकल जाता है, इसलिए पर्वतीय ढाल इसके लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। ब्राजील जो है कॉफी का अग्रणी उत्पादक है, यानी विश्व में ब्राजील कॉफी के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। उसके पश्चात सेकंड नंबर पर वियतनाम है और थर्ड नंबर पर कोलंबिया का नंबर आता है। चाय। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल हर भारतवासी की जो मॉर्निंग की स्टार्टिंग होती है चाय से ही होती है। तो चाय जो है एक प्रमुख पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु। देखिए, चाय और कॉफी में अंतर यह है कि कॉफी की फसल के लिए हमें गर्म जलवायु की आवश्यकता थी, जबकि चाय के लिए हमें ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा, यानी वर्ष भर एक जैसी वर्षा मिलती रहे, इसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसको भी उगाने के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी जो पत्तियां होती हैं इनको चुनना पड़ता है। तभी आपने देखा होगा जो आसाम रीजन है वहां पर महिलाएं अपने पीछे इस तरह से टोकरी बांधे रहती हैं और इस टोकरी में पत्तियों को चुन चुनकर डालती रहती हैं। तो यहां पर पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता इसमें पड़ती है। आगे यहां पर कृषि का विकास यानी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात की गई है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान समय में जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो एग्रीकल्चर है उस पर भी भार बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर पर भी एक भार है। ये जनसंख्या की जो खाद्य जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर पर दबाव है, और इसी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी रिसर्च की जा रही है, सुधार भी किए जा रहे हैं कि कैसे करके हम फसलों को और ज़्यादा उपजा पाएं, उनसे और ज़्यादा उत्पादन हासिल कर पाएं। तो कृषि का विकास बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, सबसे पहली जरूरी बात यह है कि जो बोया गया क्षेत्र है उसमें विस्तार कर सकते हैं। बोई जाने वाली जो फसलों की संख्या उसमें बढ़ाकर विस्तार कर सकते हैं। इसके अलावा सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करके, यानी कुछ ऐसे इलाके भारत में आज भी हैं जो कि मानसून पर ही डिपेंड है, तो उन इलाकों में अगर सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करते हैं तो वहां पर भी फसलें उगाई जा सकती हैं। इसके अलावा उर्वरक और उच्च उपज वाले जो बीज हैं इनका प्रयोग करें तो भी और ज़्यादा पैदावार हासिल होगी। इन सब के अलावा कृषि का मशीनीकरण, यानी हाथों से खेती करने के बजाय अगर हम कृषि का मशीनीकरण कर दें तो ये भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू होगा। फाइनली इन सब का करने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? मतलब यही है कि दुनिया की आबादी लगातार दिनों दिन बढ़ रही है, इसलिए हमारी जो खाद्य जरूरतें हैं उनको भी पूरा करना आवश्यक है, और इसी वजह से खेती एग्रीकल्चर सेक्टर पर दबाव भी है।
तो कृषि के विकास का जो चरम लक्ष्य है वो है खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। हालांकि कुछ देश जो हैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं और कुछ देश ऐसे हैं जहां पर आज भी इस लक्ष्य तक पहुंचने में उन्हें काफी ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर जो है गहन कृषि करते हैं। जैसे भारत है, तो भारत अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो आज भी भारत में जो है गहन कृषि की जा रही है, जहां पर छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर लैंड है प्रति किसान की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ बहुत छोटा टुकड़ा हर किसान के हिस्से में आता है, जबकि जो वाणिज्यिक कृषि जोते हैं, बड़े बड़े जो कृषि क्षेत्र हैं, वो जैसे यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, यानी विकसित देशों में पाए जाते हैं, जहां पर कम जनसंख्या है लेकिन लैंड बहुत ज्यादा है। तो बड़ी जोतें जो है वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की जोतें पाई जाती हैं, जबकि भारत में छोटी कृषि जोतें हैं और उन पर भी गहन कृषि की जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अब नोट्स नहीं बनाएं। आप लोग नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। आपको इसमें नोट्स के साथ साथ इस पूरे के पूरे किताब की जो टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। तो हमारी जो क्लास वीडियो है, क्लास वीडियो में टेस्ट सीरीज यहाँ पर अलग से नहीं दी गई है। आपको टेस्ट सीरीज के लिए जो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो पड़े हैं वहाँ पर आपको जाके टेस्ट सीरीज देखनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप नोट्स परचेज करते हैं तो आपको वहाँ पर प्रिंटेबल नोट्स तो मिलेंगे, साथ ही साथ उनके साथ साथ अध्याय के अंत में टेस्ट सीरीज भी दी गई होगी। तो अगर आप इच्छुक हैं टेस्ट सीरीज खरीदने के तो हमारे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।